हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, लाइफ में हर इंसान कोई ना कोई सपना देखता है और उस सपने को अपनी मेहनत से पूरा भी करता है। लेकिन क्या आपने कभी दूसरों के सपने के बारे में सोचा है? हम जिस समाज में रहते हैं, क्या हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ बदलाव ला सकते हैं? तो दोस्तों, सोराराय पोत्रू, जिसका हिंदी वर्जन नेम उड़ान है, की मूवी स्टोरी से हम जानेंगे कि ये मूवी हमें क्या मैसेज देती है। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए लाता हूँ ऐसी ही मोटिवेशनल मूवी स्टोरीज। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक एरोप्लेन से जो चेन्नई में लैंड करने वाली है, लेकिन उसे लैंड करने की परमिशन नहीं मिलती है और फिर पायलट को बोला जाता है कि तुम वहाँ के एयरफोर्स स्टेशन में लैंड कर दो, और मजबूरन फ्यूल की कमी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। और इसके पीछे जिसने एयरफोर्स स्टेशन में लैंड करने के लिए पायलट को इंस्ट्रक्शन दिए, वो उसके पीछे आता रहता है, जिसका नाम नादू मारन रांजगम होता है। लोग उसे मारन बुलाते हैं और प्लेन इमरजेंसी क्रैश लैंडिंग कर लेती है। फिर जब वो वहाँ पहुँचते हैं, उन्हें पकड़ लिया जाता है इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से। अब ये स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है 6 साल पीछे, जहाँ एक लड़की है जिसका नाम भूमि है। उसके माँ बाप उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, पर वो सभी लड़कों को रिजेक्ट करते आई है। अब वो लोग मारन से मिलते हैं और मारन बताता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है और वो एक एयरलाइन कंपनी खोलना चाहता है, जिसके लिए लोन के लिए वो बहुत सारे बैंकों में चक्कर काट चुका है, पर अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। और भूमि भी उसे बताती है कि वो पुराने लड़कियों के जैसे खाना बनाने, सिलाई कढ़ाई करना नहीं चाहती, उसे भी बिजनेस में इंटरेस्ट है और वो एक बेकरी का बिजनेस करना चाहती है। मारन भूमि को बताते हैं कि वो जैस कंपनी के मालिक परेश गोस्वामी से काफ़ी प्रभावित हैं और वो उनके आइडियल हैं, जिन्होंने अपनी कंपनी खुद खड़ी की। और मारन भूमि के स्वभाव से भी काफ़ी इम्प्रेस होता है, वो काफ़ी प्रभावित होता है और वो भूमि को शादी करने के लिए हाँ बोल देता है। बट भूमि कहती है इतनी जल्दी भी क्या है। फिर दूसरे दिन मारन भूमि को बताता है कि उसके पिता से उसकी नहीं बनती और वो उनसे अलग यहाँ रहता है जहाँ बिजली भी नहीं है। वो बताता है कि उसके पिता एक टीचर हैं और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी ताकि गांव में ट्रेन रुके, पर कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन मैंने मोर्चा निकाला और ट्रेन को रोकने की कोशिश की, पर वहाँ पत्थरबाजी की वजह से उसके दोस्त को चोट लग गई। और जब वो घर आता है, उस पर उसके पिता बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि उसके पिता अहिंसा पर विश्वास रखते हैं। और मारन और उनके पिता के बीच काफ़ी बहस होती है और वो कहता है मैंने जो किया वो सही है और हमें बदलाव लाने के लिए ऐसे ही कदम उठाने होंगे। अपने गवर्नमेंट को इतनी चिट्ठी लिखी, पर उससे क्या हुआ? और ये भी बोलता है कि जब माँ प्रेग्नेंट थी तो आप सिर्फ मेडिकल कैंप के लिए गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखते रहे और वो लोग नहीं आए, और आखिरकार हमें दूसरे गाँव में जाना पड़ा, बट बहुत देर हो चुकी थी। आपकी वजह से मेरी बहन की मौत हो गई। आप एक नाकामयाब इंसान हो। और इस झगड़े की वजह से वो उस दिन से ही उनसे दूर यहाँ रहता है। और मारन भूमि को बताता है कि इसके बाद उसने एनडीए ज्वाइन कर लिया और उसके बाद फिर एयरफोर्स, पर वहाँ भी उसकी वहाँ के ऑफिसर नायडू से कभी नहीं बनी, जिसकी वजह से उसको आए दिन पनिशमेंट मिलते रहते थे। और ये सब के बाद भूमि मारन को अगले दिन शादी के लिए मना कर देती है, क्योंकि उसको लगता है कि मारन की पहली पसंद उसकी एयरलाइन है और वो उसी से प्यार करता है। इधर मारन नायडू से एक्स सर्विसमैन लोन मांगने जाता है ताकि कुछ पैसों का बंदोबस्त हो जाए, पर नायडू मना कर देता है। अब आखिरकार मारन के पास जितने भी पैसे होते हैं उससे वो बिजनेस क्लास के टिकट ले लेता है और वो वही प्लेन का टिकट लेता है जिसमें उसके आइडियल मैन परेश सफ़र करने वाले थे। फिर वो परेश को अपने आइडिया के बारे में एक्सप्लेन करता है कि वो कैसे अपने लो कॉस्ट एयरलाइन को स्टार्ट करना चाहता है और उसे बिजनेस में पार्टनरशिप के लिए बोलता है, पर परेश उसे मना कर देता है, क्योंकि उनका मानना था कि गरीबों को अमीरों के साथ सफ़र नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि भिखमंगो गरीबों के साथ मेरे क्लाइंट सफ़र करे। और मारन का आइडिया गरीबों को प्लेन में सफ़र करवाने का होता है और इसके साथ ही उसे काफ़ी अपमानित भी करता है और उसे इकोनॉमिक क्लास में जाने के लिए बोलता है, पर वो नहीं जाता क्योंकि वो बिजनेस क्लास के पूरे पैसे भरा था। फिर परेश उस प्लेन को ही रिटर्न कर देता है और अपनी पूरी ताकत को मारन को दिखाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब वहाँ से निकलने के बाद उसे प्रकाश मिलते हैं, जो कि एक फंड मैनेजमेंट कंपनी के प्रमुख हैं, और ये उसी प्लेन में सफ़र कर रहे थे और मारन और प्रकाश की सारी बातें सुन रहे थे। वो मारन में इंटरेस्टेड रहते हैं और उनको मारन के आइडिया भी अच्छी लगती है। फिर वो उसकी मीटिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स के साथ रखते हैं ताकि वो लोन के लिए अप्लाई कर सके। अब मारन को भूमि से मिले 3 साल हो चुके हैं। फिर वो उसे मिलने जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसे लोन प्रकाश की कंपनी दे देगी और वो एयरलाइन स्टार्ट कर लेगा। पर
मारन को भूमि बताती है कि उसके दो बच्चे हैं और वो लाइफ में आगे बढ़ चुकी है और मारन अभी तक पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ा है। पर फिर दूसरे दिन उसका दोस्त उसे बताता है कि भूमि ने उससे झूठ बोला था, उसकी शादी नहीं हुई है। फिर मारन भूमि से मिलता है और उसे शादी के लिए मना लेता है, बट वो कहती है तुम्हारा बिजनेस में मेरा बराबर का पार्टनरशिप रहेगा, और वो मान जाता है और भूमि से शादी कर लेता है। अब मारन की मीटिंग प्रकाश की कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर से होती है और वो उनके सारे डाउट्स को क्लियर करता है और बताता है कि कैसे हम लो कॉस्ट बजटरी एयरलाइन स्टार्ट कर सकते हैं, और सभी को अपने आइडिया से इम्प्रेस करता है क्योंकि उसके पास पूरा प्लान रहता है और वो पूरा होमवर्क करके आया रहता है। अब उसका लोन सैंक्शन हो जाता है और प्रकाश बताते हैं कि DGCA से लाइसेंस तुम्हें लाना होगा और हम एयरलाइन स्टार्ट कर सकते हैं, पर पैसे आने में 6 मंथ का टाइम लगेगा। तब तक तुम एयरलाइन पर स्टिकर और पेंटिंग का काम स्टार्ट कर सकते हो अगर तुम्हारे पास कुछ एडवांस पैसे हो तो, और इससे टाइम भी बचेगा और जल्दी से जल्दी हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। मारन को भी ये बात अच्छी लगती है, बट उसके लिए उसे 47 लाख चाहिए होते हैं। अब वो अपने गांव के अधिकारी से अपने घर और ज़मीन को गिरवी रखकर कर्ज लेता है और वो सारे प्लेन को ब्लॉक करने के लिए एडवांस का भी बंदोबस्त कर लेता है। इधर मारन DGCA के ऑफिस के चक्कर बार बार लगाता है, पर वो ऑफिसर उसे टाइम नहीं देता और उसे कुछ न कुछ बहाने बनाकर टाल देता है। फिर वो एक दिन किसी तरह इंडिया के प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाता है और वो वहां बताता है कि उसके पास गरीबों के लिए एयरलाइन स्टार्ट करने का आइडिया है, पर उसे लाइसेंस चाहिए जो नहीं मिल रहा है। वो उनसे पूछते हैं पर तुम ये क्यों करना चाहते हो? वो बताता है कि वो एक एयरफोर्स ऑफिसर था। एक दिन उनको उसकी माँ का कॉल आता है कि उसके पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और वो नहीं बचेंगे। वो फ़्लाइट लेने के लिए जब एयरपोर्ट जाता है तो उसे बिजनेस क्लास की सिर्फ टिकट मिलती है, पर उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। फिर वो सबसे गिड़गिड़ाता है, बताता है कि उसका जाना बहुत ज़रूरी है, फिर भी उसे कोई पैसे की मदद नहीं करता और वो टाइम पर घर नहीं पहुंच पाता है और उसके पिता की मौत हो जाती है। इधर जब मारन अपने घर आता है उसकी माँ भी उसे बहुत कोसती है क्योंकि उसके पिता भले उससे नाराज़ थे लेकिन उससे प्यार भी उतना ही करते थे और ये बात मारन जानता था, इसलिए उसे बहुत दुख होता है और अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। वो बहुत अफसोस करता है और ये सब सोचकर बहुत रोता है और वो अपने पिता के अंतिम वक्त में भी नहीं मिल पाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास फ़्लाइट के उतने पैसे नहीं होते हैं। इसलिए वो एक ऐसा एयरलाइन स्टार्ट करना चाहता है जिसमें गरीब से गरीब भी सफ़र कर सके और टाइम पर कहीं भी पहुंच सके। ये सब सुनकर प्रेसिडेंट उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं और DGCA भी उसको लाइसेंस आसानी से दे देता है। इधर मारन के प्लेन की पेंटिंग और स्टिकर का काम भी स्टार्ट हो गया था। तभी उसका दोस्त चैतन्य उसे बताता है कि DGCA ने न्यू रूल स्टार्ट कर दिए हैं जिसके तहत बोइंग प्लेन को इंडियन एयर एरिया में उड़ने के लिए उनको एयरलाइन के ब्लूप्रिंट सबमिट करने होंगे। दरअसल DGCA का अधिकारी परेश से मिला होता है और ये आइडिया भी परेश का ही होता है ताकि मारन अपने प्लेन को ला ही ना सके, और इसकी वजह से जिस कंपनी ने बोइंग प्लेन की डील की थी वो डील भी कैंसिल कर देता है और 50 लाख का फाइन भी लगा देता है। जब मारन प्रकाश से मिलता है उसे सारी बात बताता है तो पता चलता है कि प्रकाश भी परेश से मिला हुआ है और ये सारा जाल परेश का बुना हुआ था ताकि मारन पूरे कर्जे में डूब जाए और अपना सपना भूल जाए। अब वो परेश के घर जाता है और उस पर बहुत गुस्सा करता है, पर उसके गार्ड उसको रोक लेते हैं। अब आए दिन मारन और भूमि में झगड़े होते रहते हैं क्योंकि मारन की पूरी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी और उसका घर भी भूमि की बेकरी की वजह से ही चल रहा था। फिर उसे पता चलता है कि भूमि माँ बनने वाली है और फिर दोनों के रिश्ते की कड़वाहट दूर हो जाती है। एक दिन एक छोटी सी चिड़िया को देखकर मारन को ये आइडिया लगता है कि अगर प्लेन का साइज छोटा कर दिया जाए और ज़्यादा ऊंचाई पर ना उड़ाया जाए तो हम फ्यूल भी बचा सकते हैं और हम टिकट को और भी सस्ता कर सकते हैं। और फिर वो एक टर्बोप्रोप विमान कंपनी के साथ डील करता है जो एक कार्गो प्लेन होता है और मारन उसे पैसेंजर प्लेन के लिए यूज करने वाला था। मगर इधर परेश को ये खबर लग जाती है कि वो सारे कार्गो प्लेन को किसी ने यूज कर लिया है और टर्बोप्रोप कंपनी भी परेश से कोई भी डील करने से मना कर देती है। इधर DGCA ऑफिसर भी कहता है कि उसने ये डील अप्रूव कर दिया है क्योंकि वो इस पर ध्यान ही नहीं देता कि ये डील किसने किया है। उसे पता नहीं चलता क्योंकि मारन ने इस डील में अपने वाइफ का नाम यूज किया था। अब परेश को ये डर रहता है कि कहीं मारन कामयाब ना हो जाए,
क्योंकि वो जानता था कि ये डील मारन ने ही किया है। इधर मारन के सभी गांव के लोग उसे थोड़े थोड़े पैसे की हेल्प करने लगते हैं और उसकी माँ बताती है कि उसकी ज़मीन भी छूट गई है और सारा ब्याज भी माफ़ कर दिया गया है। सारे गांव के लोग उसके साथ हो जाते हैं उसके हेल्प के लिए और फिर वो अपने कंपनी का नाम डेक्कन एयरलाइन रखता है। अब उसे प्लेन के लिए पायलट नहीं मिलते हैं। फिर वो रिटायर्ड मिलिट्री फाइटर जेट उड़ाने वाले पायलट को हायर कर लेता है, क्योंकि वो एयरफोर्स पायलट 57 एज में रिटायर होते थे और सिविलियन पायलट 61 पर रिटायर होते हैं, तो उनका प्लेन वो 4 साल तक उड़ा सकते थे। अब जब मारन का प्लेन चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला होता है, उसे वहाँ लैंड करने की परमिशन नहीं मिलती है, क्योंकि परेश के पास सिविल एविएशन प्रॉपर्टी का कंट्रोल रहता है और वो अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करता है मारन को बर्बाद करने के लिए, और उसे परमिशन नहीं देता है। और फिर प्लेन की फ्यूल ख़त्म होने लगती है। फिर मारन बोलता है कि तुम एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड कर दो, और फिर उस प्लेन को इमरजेंसी क्रैश लैंडिंग करनी पड़ती है। और हम यहाँ कहानी के 6 साल का सफ़र पूरा कर चुके हैं और मारन को वहाँ के ऑफिसर पकड़ लेते हैं और अब नायडू वहाँ के इंचार्ज रहते हैं, जो कि कभी मारन उसके अंडर काम किया करता था। नायडू को पता होता है कि मारन एक अच्छा काम कर रहा है, तो उसे छोड़ देता है और उसे सिर्फ 25,000 का फाइन लगाता है विदाउट परमिशन प्लेन को लैंड करने के लिए। और नायडू बोलता है कि तुम एक लीडर बन गए हो, क्योंकि एक लीडर की यही पहचान होती है कि अपने टीम की रक्षा करे, और तुमने वही किया। सही टाइम पर डिसीजन लिया और अपने लोगों की जान बचाई। अब मारन वहाँ की रेलवेज या पेट्रोल पंप पर टिकट की बिक्री के लिए मिनिस्टर्स को मना लेता है। उसका मानना था कि जो ट्रेन में वेटिंग टिकट रहते हैं वो पैसेंजर प्लेन में सफ़र कर सकते हैं, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर से भी बात करता है और अपने एयरलाइन की फर्स्ट सफ़र के लिए उनको मना लेता है। अब मारन का प्लेन अपनी पहली उड़ान के लिए तैयार था सभी पैसेंजर को लेकर, लेकिन कुछ गड़बड़ी की वजह से डिपार्चर के पहले ही उसमें काफ़ी धुआं निकलने लगता है। सभी पैसेंजर पैनिक होने लगते हैं और मारन पायलट को ब्रेक लगाने के लिए बोलता है। वो नहीं सुनते। फिर वो खुद लेन में ब्रेक लगाता है और एरोप्लेन को रोक ली जाती है और सारे पैसेंजर को बचा लिया जाता है। अब फ्लाइट के कैंसिल होने की वजह से मारन के एयरलाइन पर काफ़ी क्वेश्चन होने लगते हैं कि ये एयरलाइन इसलिए सस्ती है क्योंकि इसमें सेफ्टी नहीं है। इसमें सेफ्टी से समझौता किया गया है। उन्होंने सेफ्टी के सारे रेगुलेशन का उल्लंघन किया है। पर मारन बोलते हैं कि उन्होंने इंटरनेशनल सेफ्टी रेगुलेशन के तहत चेक करवाए थे और मैंने कोई भी रूल्स को तोड़ा नहीं है। और इसी बीच भूमि एक बच्चे को जन्म देती है। फिर जब इंक्वायरी के टाइम उस पायलट से पूछा जाता है कि क्या डेक्कन एयर ने सेफ्टी रूल फॉलो नहीं किए थे, तो पायलट बताता है कि नहीं सर, इसमें सारी गलती मेरी है और मैंने ही फ्यूल भरते वक्त सारे सेफ्टी चेक पर ध्यान नहीं दिया था। और फिर डेक्कन एयरलाइन से सारे चार्जेस हटा लिए जाते हैं। दरअसल ये पायलट को भी परेश ने खरीद लिया था और उसके कहने पर ही वो मारन के प्लेन में गड़बड़ी कर देता है। मारन को ये बात समझ गया था और इंक्वायरी से पहले ही उस पायलट को पकड़ लिया था। वो बताता है कि उसके घर की हालत ख़राब थी, इसलिए उसने ऐसा किया। फिर मारन उसे माफ़ कर देता है। इधर परेश को भी मौका मिल जाता है और एक इंटरव्यू में वो सभी लोगों को ये यकीन दिलाता है कि मारन इतने कम पैसों में सेफ्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए उसका एयरलाइन में सफ़र करना रिस्की है। फिर मारन रेडियो पर अपनी बातें लोगों तक पहुंचाता है कि उसकी एयरलाइन में सफ़र करने में कोई रिस्क नहीं है और वो सारे सेफ्टी के रूल को फॉलो करता है और उस पर से सारे चार्जेस हटा लिए गए हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो मुझे बैन कर दिया गया होता। और ये भी बताता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी फ़्लाइट स्टार्ट होगी उस पर सबसे पहले मेरी माँ, मेरी बीवी और बच्चे फ़्लाइट में सफ़र करेंगे। इसके साथ ही नायडू भी मारन के साथ हो जाता है और एयरलाइन की सिक्योरिटी और सेफ्टी का जिम्मेदारी ले लेता है। अब जब नेक्स्ट फ़्लाइट स्टार्ट होने वाला होता है, मारन और उसके फ्रेंड सभी दूसरे पैसेंजर का वेट करते रहते हैं, पर कोई भी पैसेंजर वहाँ नहीं आता और मारन की फैमिली ही सिर्फ उस प्लेन में रहती है और कोई भी यात्री ना होने की वजह से ये फ़्लाइट कैंसिल कर दिया जाता है। अब मारन बिल्कुल मायूस हो चुका था, क्योंकि वो बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करके यहाँ तक आया था। अब उसे लगता है कि मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी, मैं फ़ेल हो गया हूँ, और वो अपने सपने एरोप्लेन को देखता रहता है और अफसोस करता रहता है। तभी उसका फ्रेंड आकर उसे बताता है कि ऐसा नहीं है कि किसी ने हमारे प्लेन की टिकट नहीं खरीदी, बल्कि सारी टिकट बिक चुके थे, पर हमारे बुकिंग सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से ये सारी टिकट कैंसिल हो गए
और फिर मारन के सांस में सांस आती है कि भले ये फ़्लाइट कैंसिल हो गई पर जनता उसके साथ है, सभी लोग उसके साथ हैं। और फिर फाइनली मारन का सपना पूरा हो जाता है और वो अपना एयरलाइन डेक्कन एयरलाइन को स्टार्ट कर देता है सस्ते दामों पर, और ये स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये मूवी स्टोरी GR गोपीनाथ की रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, जो इंडिया फर्स्ट लो कॉस्ट एयरलाइन डेक्कन एविएशन के फाउंडर है, और ये 2003 में स्टार्ट हुई थी। तो हमें यह स्टोरी कैसे मोटिवेट करती है और क्या मैसेज देती है? ये मूवी स्टोरी हमें अपने सपने के साथ साथ दूसरों के बारे में सोचने के लिए मजबूर करती है। इसके साथ ही इस सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए आपको जागरूक करती है। सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे हम इस सोसाइटी को आगे नहीं ले जा सकते। अगर हमें आगे बढ़ना है और बदलाव लाना है तो गवर्नमेंट को कोसने की बजाय सबको साथ मिलकर कोई ना कोई कदम उठाने होंगे, तभी कुछ चेंजेस आ सकता है। क्योंकि आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत से गांव हैं जो पिछड़े हैं, जहां बेसिक सुविधाएं अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं। और सेकंड, अगर आप सच्चे हो और आपकी राह राइट डायरेक्शन में है तो चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, ये सारी दुनिया आपके साथ हो जाएगी और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। बस आपको फर्स्ट स्टेप लेना है, बाकी सब अपने आप होता जाएगा और सारे प्रॉब्लम आपके गोल के आगे छोटे दिखने लगेंगे। हमारे देश में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनके अकेले की सोच ने पूरे दुनिया को देखने का नज़रिया ही चेंज कर दिया। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।